में कौन कौन से पाठ लगे हुए हैं, कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं और क्या उनको पढ़ना है और कितनी मात्रा में पढ़ना है, बिना इस बात की परवाह किए सिर्फ वो पढ़े जा रहे हैं। तो मैं कभी भी 2-2 बजे रात तक जग के नहीं पढ़ा हूँ। मैं 10 बजे, 10:30 या 11 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह में मैं 3 बजे जग करके 5 बजे तक रिवीजन करता था। मित्रवर विजय होगी ना समर, ये नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। मतलब वो कहते हैं कि अब लग नहीं रहा है कि मैं रावण से विजय प्राप्त कर पाऊंगा और सीता को पुनः ला पाऊंगा। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज नेटवर्क का खास प्रोग्राम सफल योद्धा। सफल योद्धा में हमारे बीच मौजूद हैं रत्नेश धर दुबे जी, जिन्होंने नेट जेआरएफ के एग्जाम में 98% हिंदी साहित्य में मार्क्स लाकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। चिल्लू पार्क क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए, इन्होंने अपनी एजुकेशन को कैसे किया, क्या क्या संघर्ष इन्होंने देखे, इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे और इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई इस अचीवमेंट को पाने के लिए, हम इस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं सीधे रत्नेश जी से। सर, स्वागत है हमारे चैनल दर्पण न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। सर, आपने हिंदी साहित्य को नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के रूप में चुना। जो आपका ये विषय है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नेट जेआरएफ के क्षेत्र में आप कदम बढ़ाए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, सबसे पहले तो मैं दर्पण न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने स्टूडियो में, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मुझसे प्रश्न ये पूछे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। यदि सही मायने में कहा जाए तो इसकी शुरुआत तो तब हो गई थी जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता था। हिंदी के प्रति प्रेम, हिंदी से वो लगाव, तब तो ये नहीं था कि आगे चल के नेट जेआरएफ करना है, क्योंकि नेट जेआरएफ के विषय में पता भी नहीं था। बस ये था कि साहित्य में रुचि आ गई, पढ़ते रहें और उसके बाद हाई स्कूल, इंटर के बाद स्नातक तक आते आते ये मन में हो गया कि अब चाहे जो हो जाए, जीवन जो है अब इसी हिंदी साहित्य से ही बनाना है। अपने आगे का जो भी हमें कार्य करना है अपने जीवन में, इसी हिंदी साहित्य को लेके ही आगे चलना है। और उसके बाद स्नातक तक आते आते नेट जेआरएफ के बारे में पता चला अपने प्राध्यापकों से, और उन लोगों ने बताया कि अगर नेट जेआरएफ कर लेते हो तो आगे बहुत सी सुविधाएं हो जाएंगी। और फिर मैंने एमए किया बीएचयू से, तो फिर वहाँ पे जा कर के इन सारी चीज़ों से मैं अच्छे तरीके से रूबरू हो गया। और फिर हिंदी विषय से मैंने परास्नातक की पढ़ाई की और फिर वहीं से हमने ये प्रण किया कि अब मैं नेट और जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को मैं उत्तीर्ण करूँगा और उसके बाद मैं फिर पीएचडी के लिए अपना आवेदन करूँगा। कितने दिन लगे इसकी तैयारी के लिए? देखिए, कितने दिन लगे इसकी तैयारी के लिए ये तो ठीक बताना नामुमकिन है, क्योंकि तैयारी तो मैं आपसे जैसे पहले बता दिया, मैं स्नातक में जब आया बीए में, तब से ही मैंने ठान लिया था कि कैरियर जो है वो हिंदी से ही बनाना है। लक्ष्य तो मेरा हिंदी ही था, लेकिन नेट जेआरएफ तो नहीं था। नेट जेआरएफ नहीं था, लेकिन स्नातक के अंत तक आते आते, यानी तृतीय वर्ष तक आते आते ये मन में हो गया था कि अब नेट की परीक्षा में बैठेंगे आगे चल के और निकालेंगे। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम थोड़ा प्रयास करना शुरू किए। और फिर ये मान सकते हैं आप कि जब मैं स्नातक अंतिम वर्ष में था तब से ये प्रयास जारी था। मन में ये था कि एक दिन एक नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, और उसके बाद प्रयास करता रहा। और एक इसे गिलहरी प्रयास भी आप कह सकते हैं, थोड़ा प्रयास करता रहा और आज आप लोगों के सामने है सब कुछ। इतना अच्छा मार्क्स जो है 98% मार्क्स पाना एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें अधिकतम क्या है कि परिवार का बैकग्राउंड कैसा रहता है, लोगों का कितना संघर्ष उसके पीछे उनका रहता है, लोग नहीं जान पाते, बस ये देखते हैं कि सफल हो गए। आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, परिवार का सपोर्ट काफ़ी रहा है, मतलब मेरे तैयारी के दौरान जी। और माता पिता हमेशा सपोर्ट करते रहे। और एक बात हमेशा मेरे पिताजी बोलते रहे कि बेटा, सफल हो चाहे असफल हो,
या तो तुम जीतोगे या तो तुम सीखोगे, पर हारोगे कभी नहीं। और मुझे लगता है कि मेरी माँ का भी यही सपोर्ट रहा मेरे साथ। माता जी भी हमेशा यही कहती थी कि तुम पढ़ो, इसकी बिना इस बात का परवाह किए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है, सिर्फ तुम पढ़ो। माता जी का भी बहुत सपोर्ट रहा, पिताजी का भी बहुत सपोर्ट रहा। और एक बात और आपने मुझसे पूछी है कि आपका इस विषय से रुचि कब आया और आप किसको श्रेय देंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये नीट जेआरएफ की परीक्षा में बैठना और इसको उत्तीर्ण करना, इसके पीछे श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहूँगा तो अपने गुरुओं को ही देना चाहूँगा। क्योंकि मेरे गुरु ना होते, अगर वो मुझे सही रास्ता ना दिखाए होते और उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन ना किया होता, तो फिर ये नामुमकिन था सफ़र। तो माता पिता का भी सपोर्ट रहा है और गुरु का भी सपोर्ट रहा है। और मैं जब भी हताश और निराश होता था इस तैयारी के दौरान, और ऐसा लगता था कि यार अब तो लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये साहित्य जो है वो एक समुद्र के समान है। आप इसमें जितनी इसकी गहराई में जाएंगे आप डूबते ही चले जाएंगे, कहाँ आप उभरेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मैं कभी कभी बहुत हताश हो जाता था। तो फिर मुझे साहित्य की ही एक कविता है, राम की शक्ति पूजा, निराला ने लिखी है। फिर उस कविता का ध्यान मेरे दिमाग में आ जाता था। जब निराला हताश निराश होते हैं तो फिर वो किस तरह से अपने आप को संयमित रखते हैं, और फिर मतलब वो संयम उनका देख करके फिर मैं भी ये सोचता था कि संघर्ष तो सबके जीवन में है। 2 लाइनें वो अगर उसकी सुना दे तो। बिल्कुल। जब राम की शक्ति पूजा में रावण और राम में युद्ध हो रहा है, रावण की सेना और राम की सेना में जब युद्ध हो रहा है, तो रावण की सेना जो है वो बार बार राम की सेना पे भारी पड़ रही है। और पहले दिन का जो युद्ध है राम की शक्ति पूजा में जो दिखाया गया, रावण विजयी हुआ है, राम जो है असफल हुए हैं उस सेना में, उस युद्ध में। तो दोनों की सेनाएं जब अपने अपने शिविर में गई हैं, तो राम जी शिला पे जा करके बैठे और एकदम से सर नीचे करके एकदम चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे और वो कहने लगे बाकी बैठे हुए अपने बंदर सेना से कि मित्रवर विजय होगी ना समर, ये नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। मतलब वो कहते हैं कि अब लग नहीं रहा है कि मैं रावण से विजय प्राप्त कर पाऊंगा और सीता को पुनः ला पाऊंगा। तब जामवंत जी उन्हें सलाह देते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। यदि ये युद्ध आराधना का है, रावण आराधना करके माँ दुर्गा को, देवी दुर्गा को अपने वश में कर लिया है, तो आप दृढ़ आराधना करिए और आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। रावण अशुद्ध होकर के भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय ही तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध ना हो हे रघुनंदन। तो उसके बाद राम जी पूजन पे बैठते हैं और उसके बाद मतलब इस दौरान भी उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब जब वो पूजन पे बैठते हैं, लेकिन अंततः वह इस पूजन में सफल होते हैं और देवी दुर्गा अंत में प्रकट होती हैं और उनके हाथों को पकड़ के बोलती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और कह महाशक्ति राम बदन में हुई लीन। क्या बात है। जो आपके पीछे के संघर्ष रहे हैं उसको तो आपने राम जी के संघर्षों से कहीं ना कहीं सीख करके अपना अचीवमेंट आपने हासिल किया। स्ट्रेटजी क्या रही है आपके इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की? हाँ, ये रणनीति, देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए एक कुशल रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सफल सिर्फ 3 चीज़ों को अगर गांठ बांध ले, 3 सूत्रों को यदि गांठ बांध ले, तो कोई भी इंसान, कोई भी तैयारी करने वाला परीक्षार्थी जो है अपने क्षेत्र में सफल हो सकता है। पहला तो जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करें तो सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखें, अपने पास रखें, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, कौन से पाठ, कौन सी कविताएँ और कौन से कवि या जो भी है लगा हुआ है। तो पाठ्यक्रम सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। हमारा जो रणनीति रहा है इस परीक्षा में, मैंने यही अपनाया था कि सबसे पहले मैंने अपने पाठ्यक्रम को का प्रिंट आउट निकलवाया। शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं नेट की परीक्षा की तैयारी करने की सोची कि अब मुझे नेट की परीक्षा में बैठना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, परास्नातक की बात है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पाठ्यक्रम निकलवाया। बच्चे यही गलती करते हैं, जो आजकल के परीक्षार्थी हैं वो यही गलती करते हैं कि वो परीक्षा
की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जिस परीक्षा में वो बैठने जा रहे हैं, उस परीक्षा में कौन कौन से पाठ लगे हुए हैं, कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं, और क्या उनको पढ़ना है और कितनी मात्रा में पढ़ना है, बिना इस बात की परवाह किए सिर्फ वो पढ़े जा रहे हैं। स्मार्ट स्टडी की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले पाठ्यक्रम मैंने निकलवाया। पाठ्यक्रम निकलवाने के बाद मैंने हाइलाइटर से एक एक पाठ को, एक यूनिट जो लगा हुआ था 10 यूनिट, एक एक यूनिट को मैं हाईलाइट करता गया और एक टारगेट फिक्स किया अपना कि मैं एक सप्ताह में एक यूनिट को पढ़ जाऊंगा, चाहे जैसे भी पढ़ जाऊं। मेरे घर में किसी का जन्मदिन रहे, मेरे घर में किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो, या मेरे किसी दोस्त के यहाँ कोई पार्टी हो, इन सारी चीज़ों का सामना करने के बावजूद भी जब मैं घर पे आऊँगा उधर से थका हुआ, तो भी मैं बैठ के पढ़ूंगा, क्योंकि एक सप्ताह में मुझे ये टारगेट फिक्स करना है। इसको शायद मुझे लगता है शायद इसी को कहा जाता है एजुकेशन में, ये क्या इसको बोला जा सकता है कि एजुकेशन में आप बिल्कुल अपने आप को संयमित कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से संतुलित कैसे, आप अपना संतुलन कैसे बना सकते हैं। तो मैं, मेरे घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे बाहर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, यदि मैंने सोच लिया कि ये मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, मैं वो पढ़ता रहा। और उसके बाद मैंने अपनी ऐसी रणनीति बनाई। मैं रात को सोने से पहले एक कागज़ पे लिख लिया करता था कि मुझे अगले दिन सुबह में क्या क्या पढ़ना है। अगले दिन की प्लानिंग पहले ही रात में मैं कर लेता था। और अधिकतम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि अगले दिन की जो पढ़ाई है उसके बारे में विचार करेंगे अगले दिन की दोपहर के बाद। पता चला कि आधा दिन तो वैसे ही बीत गया, और प्लानिंग करेंगे तो वो अगले दिन पोस्टपोन हो जाता है और कंप्लीट भी नहीं होता है। मेरा ये भी मानना है कि यदि हम कोई भी काम प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, पहले से प्लान करके नहीं करेंगे, तो उस कार्य में हम सफल नहीं हो सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये। तो मैं क्या करता था, रात में सोने से पहले अपना लिख लेता था कि कल छायावाद पढ़ना है, और छायावाद के अंतर्गत हमको सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद या पंत जो भी हैं, इन लोगों को बांटता था मैं, और उसके बाद पढ़ता था कि 2 कवि को एक दिन पढ़ेंगे, 2 कवि को एक दिन पढ़ेंगे। एक बात और भी है कि कई बार क्या होता है, जब बच्चे किसी मतलब जो परीक्षार्थी हैं, जब तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको एक बार में नहीं कोई चीज़ समझ में आती है तो एकदम हताश हो जाते हैं। उनको लगता है यार अब तो ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, समझ में आ ही नहीं रहा है, एक बार पढ़ रहे हैं दूसरी बार निकल जा रहा है, सब दिमाग से हट जा रहा है। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि महाकवि वृंद जो हैं हमारे यहाँ हुए हैं हिंदी साहित्य में, उन्होंने लिखा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर करत निशान। कोई भी आप दुनिया में कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो शुरुआती दौर में वो आपको कठिन ही लगेगा, वो आपको चैलेंजिंग ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसका सामना करेंगे, आँख से आँख मिला करके उससे डटे रहेंगे, तो उसके बाद आप जब जितना बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे उतनी ही मतलब गहराई में आप उसके उतरते चले जाएंगे, और वो चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपके दिमाग में आती रहेंगी। फिर आपको लगेगा कि जो हम मान रहे थे 4 दिन पहले कि ये तो बड़ा कठिन है हमारे लिए, ये तो बहुत आसान है। क्यों? और इसको मैं इस वे में लोगों को समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई नया गीत आता है, तो पहली बार में जब हम उसको सुनते हैं तो हमें नहीं याद होता है वो गीत, बस हमको मज़ा आता है या अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसी गीत को जब दूसरी बार सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। उसी गीत को पुनः एक बार और सुन लेते हैं तो उससे भी और अच्छे तरीके से आ जाता है, और एक समय बार बार सुनने से ये आ जाता है कि उस गीत को हम इतना फ्लो में गाना शुरू कर देते हैं, इतनी तारतम्यता के साथ उसको प्रस्तुत करने लगते हैं, जैसे लगता है उस गीत के रचयिता हम ही हैं। ठीक वही कंडीशन पढ़ाई के साथ है। आप पहली बार में पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में पढ़ेंगे कुछ आएगा, तीसरी बार में पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से आएगा, और एक दिन वो भी समय आएगा जब आपको ये लगेगा कि यार आज के 1 महीना पहले जो चीज़ हमारे लिए कठिन था, जो विषय हमारे लिए कठिन था, या जो यूनिट हमारे लिए कठिन था, आज वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे मैं उसको कर लूँगा। मैं यही सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपनी तैयारी करता रहा। उतार चढ़ाव आते रहे इस तैयारी के दौरान, लेकिन खुद को मैं मोटिवेट रखता रहा, और अपने 2-4 ही दोस्तों को ऐसे अपने पास रखा रहा जो हमें हताश होने पे थोड़ा हमारे मनोबल को बढ़ा दिया करते थे। और बहुत ज़्यादा मैं लोगों से कनेक्ट तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सब लोग कहते हैं कि सफल होने के बाद 100 रिश्तेदार आपके हैं, असफल हो जाएंगे तो आपका कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी दुनियादारी से कट जाने की ज़रूरत है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए एक नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे को?
देखिए, तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ना चाहिए मायने ये नहीं रखता है। आप कितने घंटे में कितना मतलब सही ढंग से आपने किस चीज़ को पढ़ा है, उस यूनिट को पढ़ा है, मायने ये रखता है। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जीवन में ये सारी परीक्षाएं इतना दी हैं, बीएचयू की एंट्रेंस से लेकर नेट जेआरएफ की परीक्षा तो 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है, 1 बार नहीं। तो मैं कभी भी 2-2 बजे रात तक जग के नहीं पढ़ा हूँ। मैं 10 बजे, 10:30 या 11 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह में मैं 3 बजे जग करके 5 बजे तक रिवीजन करता था। मेरा ये मानना है कि तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको सर्वप्रथम अपने स्ट्रेटजी को बनाने से ये पूर्व ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी पढ़ाई करें वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। घंटा या समय से बधा हुआ नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा ही पढ़ें, हम एक ही यूनिट पढ़ें, लेकिन इतनी गुणवत्ता से पढ़ें कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा, हमारे ज़हन में बनी रहें। अगर कोई जो स्टूडेंट है अभी पहली बार सोच रहा है कि नेट का एग्ज़ाम देना है और उसके पास मात्र 1 से 2 महीने का समय हो, मान लीजिए कि 2 महीने का समय है, जो अभी जून का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो तैयारी करना चाह रहा है कि जून के एग्ज़ाम को निकालना है, तो उसे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कैसे वो निकाल पाएगा इसे कम समय में? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। कई बार ऐसा होता है मतलब तैयारी करने वाले लोगों के साथ कि कम समय में लोग सोचते हैं कि सफलता हमें कैसे मिले, या हमारे पास कम समय है तो क्या मैं इस परीक्षा को निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। कुछ लोगों के मन में ये भी बात चलती है। एक बात है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये सब कुछ आपके मानने और ना मानने पे ही निर्भर है। यदि आप ये मान लें या आप ये अगर ठान लेते हैं कि 2 ही महीना हमारे पास है और इस 2 महीने के बाद मुझे उस परीक्षा में बैठना है और उस परीक्षा में सफल भी होना है, यदि आपने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगा और मैं सफल होऊंगा, तो वो खुदा जो है, वो ईश्वर जो है, वो भी मजबूर हो जाएगा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। बस आप समर्पित भाव से उसके लिए लग जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ये बिना सोचे कि हमारे पास 2 महीने हैं, हमारे पास 1 महीने हैं। यदि आप समर्पित भाव से पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये 2 महीने आपके लिए 2 साल के बराबर हैं, क्योंकि 24 घंटा हमारे पास भी है और 24 घंटा उस अभ्यर्थी के पास भी है जो पहला रैंक लेकर के आएगा पूरे इंडिया में। तो हमें अपने समय को यूटिलाइज करना है, अपने समय का सही सदुपयोग करना है और उसके बाद उस परीक्षा की तैयारी करनी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 महीना में कोई नेट जेआरएफ की परीक्षा नहीं निकाल सकता। 2 महीने की तैयारी अगर अच्छी ढंग से की जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ की जाए, तो नेट जेआरएफ क्या यूपीएससी की भी परीक्षा को कोई क्रैक कर सकता है। जो इस वीडियो को देखेंगे, जो नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, कौन सी स्टडी मटेरियल का वो प्रयोग करें जिसको आपने किया, और वो स्टडी मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा उनको, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा प्रश्न है यह कि किस स्टडी मटेरियल का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब तैयारी बच्चे करते हैं या कोई भी छात्र या छात्रा जब तैयारी के क्षेत्र में उतरता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही होता है, चूँकि साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो तो ज़्यादा ही इस लपेटे में रहते हैं कि किन पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि साहित्य में इतनी पुस्तकें लिख दी गई हैं कि आप शायद सशंकित और भयभीत हो जाएंगे कि इतनी मतलब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पुस्तक हैं। इन लाखों की संख्या में यदि 5 पुस्तकें हमें चुननी हो तो हम किन किन पुस्तकों को चुनें ताकि हम इस परीक्षा में सफल हो जाएं। जितने भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे लोग हैं उन लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैंने नेट जेआरएफ की इस परीक्षा में हिंदी साहित्य में खास करके अपने विषय में 99% अंक हासिल किया है। तो सिर्फ 4 पुस्तकों का अध्ययन करके आप भी यदि चाहें तो इन 4 पुस्तकों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को मुकम्मल बना सकते हैं। पहला तो जब आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अवश्य पढ़िए, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपने शुक्ल का नहीं पढ़ा तो फिर आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा। पहले आप शुक्ल को पढ़िए, फिर आप बच्चन सिंह की किताब आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आप बच्चन सिंह की किताब को पढ़िए। तीसरी किताब आती है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास राम स्वरूप चतुर्वेदी का, उस पुस्तक को पढ़िए। चौथी पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, आप उस पुस्तक को पढ़ लीजिए। जिस दिन आप ये 4 पुस्तक पढ़ लिए, आप यकीन मानिए हिंदी साहित्य के किसी भी परीक्षा में आप बैठे, चाहे टीजीटी में बैठे, चाहे पीजीटी में बैठे, चाहे यूपीएससी
असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठे या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा में आप बैठे, इन 4 पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप हिंदी के परम ज्ञाता हो जाएंगे और हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रह जाएगा। तो इन 4 पुस्तकों को अब से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए और बांट बांट के पढ़िए। एक विचारक ने ये बात बताया है कि जब कोई चीज़ बड़ी हो आपके सामने, पहाड़ जैसी दिख रही हो कि अरे ये तो इसको पढ़ना मतलब पहाड़ तोड़ना है, मतलब असंभव है ये हमारे लिए, तो आप उसको बांटिए, टुकड़े टुकड़े में बांट करके आप थोड़े थोड़े में बांट करके उसको पढ़ना शुरू करिए। फिर आपको आनंद आएगा और आपका मन भी उसमें लगेगा और वो पाठ्यक्रम जो है आपके लिए बोझ के समान नहीं होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा बोझ हो गया हमारे सर पे, 4 किताबों का अध्ययन हम कैसे करेंगे। इन 4 किताबों को पढ़ लीजिए मेरे मित्रों, जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अभी मैं भी एक परीक्षार्थी ही हूँ, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। मुझे जिन पुस्तकों को पढ़ के सफलता प्राप्त हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पुस्तकों का आपको बता रहा हूँ। बाकी पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना है जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी और सहयोगी। आपने बहुत ही बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया और हमारे जो आगामी विद्यार्थी हैं उनका आपने मार्गदर्शन किया। हमारे स्टूडियो में दर्पण न्यूज़ नेटवर्क में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी और सभी दर्शकों का भी।